नमस्कार साथियों। मैं भूपेंद्र रौथान आपका स्वागत करता हूं रौथान क्लासेस में। और आज दिसंबर के इस सेकेंड वीक के करंट अफेयर में हम राज्यों से करंट अफेयर लेके आए हैं। और उत्तराखंड में जो आजकल सबसे करंट अफेयर का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जो काफी चर्चित इस सप्ताह का एक मुख्य पॉइंट रहा है, तो उस पॉइंट में है उत्तराखंड का वर्तमान भू कानून, जिस पर काफी आंदोलन हो रहे हैं। काफी लोगों ने इस पे कुछ लिखा है और इस पे मैं स्पेशली ये यूकेएसएससी और यूकेपीसीएससी के एस्पिरेंट के लिए कहूंगा कि ये उनके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे जुड़े हुए जो एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, या जो पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप सबको इसको बहुत ध्यान से देखना साथियों, और बहुत अच्छे से इसके बारे में हर एक टॉपिक को आपको नोट करना है और अपने नोट्स में शामिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। हमारे युवाओं द्वारा उठाया जा रहा है वो क्या है। तो जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा कि इसके प्रमुख बिंदु जो मैंने यहाँ पे नोट लिखे हैं। तो सबसे पहला है उसमें से शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जहाँ पे है कि उत्तराखंड जो बनने के बाद हमारे उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिश एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 को लागू किया गया था। और ये पहला पॉइंट होगा उसके शुरू होने पे हमारे भू कानून के। और उसके बाद 2005 और 2006 में जो तत्कालीन सरकार ने बाहरी व्यक्तियों के लिए राज्य में भूमि खरीद की जो सीमा थी उसे 500 वर्ग मीटर कर ली थी। उसके बाद जो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, जो चेंजेस किए गए 2007 में करे थे, वो तत्कालीन सरकार ने ये जो सीमा थी 250 वर्ग मीटर कर ली थी, यानी ये 500 से 250 वर्ग मीटर कर दी गई उस वक्त की सरकार के द्वारा। अगला बिंदु देखते हैं, पॉइंट देखते हैं इसमें अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है कि 6 अक्टूबर 2018 को जो सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर ये जो अबॉलिश एक्ट था, यूपी जमींदारी अबॉलिश एक्ट था, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जो कि हमारे आर्टिकल्स में 143 और आर्टिकल्स 154 टू के तहत जो है वो भूमि खरीद की जो अधिकतम सीमा है इसको समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद जो पूरे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति ने प्रदेश के हित में निवेश की संभावना और भूमि के नियंत्रित क्रय और विक्रय के बीच संतुलन करते हुए भू कानून में संशोधन के लिए 23 संस्तुतियां दी हैं। जो 23 उन्होंने अपने सिफारिशें की थी, वो उन्होंने पॉइंट रखे थे सिफारिशें अपने इस रिपोर्ट में। तो उनमें से प्रमुख दो बिंदु हैं वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। वो है कि इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि बड़े उद्योगों के अतिरिक्त केवल 4 या 5 जो 5 स्टार होटल्स हैं, रिसोर्ट हैं और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हैं, या जो वोकेशनल या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को ही भूमि जो है वो परचेज करने की परमिशन होगी। जबकि अन्य जो आप अन्य किसी प्रयोजन के लिए आपको लैंड लीज पर लेनी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आपको नोट करना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट ऑफ 23 में से ये था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो आप सेल परचेज करते हैं या लैंड आप लैंड हस्तांतरण करते हैं, या उसमें जो ओनर्स के रूल रेगुलेशंस हैं उस प्रक्रिया को ऑनलाइन होना चाहिए। इसके लिए आपकी वेबसाइट पे ये डिस्प्ले होना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन आपकी। और ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आए थे इस टॉपिक में, जो उन्होंने सिफारिशें की थी इस समिति ने। तो ये आपको जानना जरूरी है। बाकी जो इसमें 21 और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे, उन्होंने जो सिफारिशें की थी, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। बट आप इसको देख सकते हैं गूगल से करके, कहीं से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले। महत्वपूर्ण पॉइंट सब लोगों के सामने ये आया था कि हिमाचल प्रदेश में जो भू कानून है,
हमारा ये भू कानून उसी की तरह होना चाहिए, उसी की तर्ज पे हमारे सामने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने ये हिमाचल का जो भू कानून था वो क्या कहता है, ये मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हिमाचल का भू कानून क्या है, और वो किस तरह से हमारे प्रदेश में भी ये कानून किस तरह से ऐसा हो सकता है, इसकी क्या संभावनाएं हैं, वो हम देखेंगे। तो जानते हैं कि हिमाचल में अभी जो भू कानून है वो क्या है। दोनों पहाड़ी राज्य हैं और दोनों में काफी कुछ सिमिलैरिटीज है, दोनों के कल्चर में, दोनों के लैंड में या एग्रीकल्चर में काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, काफी कुछ समानताएं हैं। तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं ये आंदोलन एप्लीकेबल हो सकता है दोस्तों। तो चलते देखते हैं कि हिमाचल में जो पहला कानून बना था, एक सख्त कानून 1972 को बना था, और उसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं परचेज कर सकता है। ये एक सख्त कानून वहां पे बन गया था 1972 को। उसके बाद लैंड सिटिंग एक्ट में कोई भी व्यक्ति 150 बीघा जमीन से अधिक नहीं रख सकता। बहुत अच्छा ये पॉइंट इन्होंने रखा था। और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट था वो था कि गैर हिमाचली नागरिक जो हिमाचल से नहीं बिलोंग करते हैं, उनको वहां पर जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। अगर कॉमर्शियल यूज के लिए आप जमीन ले रहे हैं तो वो आप किराए पे लेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट ये हिमाचल सरकार लाई थी उस टाइम पे। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट नोटेबल है जो मुझे यहाँ पर लगा, वो है 2007 में वहाँ की सरकार ने अमेंडमेंट्स किया, संशोधन किया उसमें, और कहा कि जो बाहरी व्यक्ति हैं वो हिमाचल में 15 साल से रह रहे हों, सिर्फ वही वहाँ पे लैंड ले सकते हैं, लैंड परचेज कर सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। लेकिन वहां की जनता के द्वारा इसका विरोध हुआ और सरकार ने फिर वो जो समय अवधि थी, जो टाइम पीरियड था 15 साल, उसकी जगह पे 30 साल कर दिया। तो ये चीजें हिमाचल में लागू हुई थी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कुछ चेंजेस हमारे प्रदेश में भी होंगी, और जो कि हम सब में होंगी। तो इसमें इतना ही था फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से उत्तराखंड पीसीएस और यूकेएससी एस्पिरेंट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों। जय उत्तराखंड।